न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली अनुच्छेद 124 से 147। उच्च न्यायालय राज्यों में अनुच्छेद 214 से 237। अधीनस्थ न्यायालय जिलों में। अधीनस्थ न्यायालय दो प्रकार की होती हैं। पहला दीवानी न्यायालय ज़मीन या जायदाद से संबंधित, और दूसरा फौजदारी न्यायालय मारपीट या क्राइम से संबंधित। ठीक है। भारत में इकहरी न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है, क्योंकि कोई मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय से शुरू होकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है। अनुच्छेद 141 में कहा भी गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर या बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। गठन। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। अधिकतम 34 न्यायाधीश हैं। नियुक्ति 124(2) राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय अनिवार्य रूप से वरिष्ठता क्रम का पालन करना होगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कोलेजियम की सलाह माननी होगी। कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। कोलेजियम जिन नामों की सिफारिश करेगा उन्हें ही नियुक्त करना होगा। कोलेजियम इज इक्वल टू मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। योग्यताएं 65 वर्ष से कम आयु का हो। योग्यताएं 65 वर्ष से कम आयु का हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। हटाया जाना या महाभियोग। अनुच्छेद 124(4) न्यायाधीश को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता, जैसे मानसिक रूप से विकृत हो गया हो। हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद का कोई सदन ला सकता है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा लाती है तो उसके 100 सदस्यों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि राज्यसभा लाती है तो उसके 50 सदस्यों की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। प्रस्ताव लाए जाने के बाद एक 3 सदस्यीय समिति न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप की जांच करती है। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता कानून का जानकार होता है। यदि न्यायाधीश पर लगाया गया आरोप सही पाया जाता है तो संसद के दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या की 2/3 बहुमत द्वारा इस आरोप को सिद्ध कर देते हैं, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा देगा। यदि न्यायाधीश पर लगाया गया आरोप सही पाया जाता है तो संसद के दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा इस आरोप को सिद्ध कर देते हैं, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा देगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। वेतन संचित निधि पर भारित व्यय होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 इसे राष्ट्रपति की सहमति पर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। यह नियुक्ति अस्थायी होती है। यह नियुक्ति कोरम पूरा करने के लिए की जाती है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय पीठों की स्थापना करके कोई निर्णय करता है। जब पीठों में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 128
जब सर्वोच्च न्यायालय में अधिक मुकदमे लंबित होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीशों को काम पर बुला लेता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों की सुनवाई पीठों या बेंचों की स्थापना करके करता है। पीठों में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। न्यायाधीशों की यह संख्या 5, 7, 9, 11, 13 की विषम संख्या में होती है। अब तक की सबसे बड़ी पीठ 1973 में गठित केशवानंद भारती पीठ थी। इस पीठ में कुल 13 न्यायाधीश थे। दूसरी सबसे बड़ी पीठ 1967 में गठित गोलकनाथ पीठ थी। यदि किसी पीठ के निर्णय को बदलना है तो उससे बड़ी पीठ का गठन करना होगा, जैसे गोलकनाथ पीठ के निर्णय को केशवानंद भारती पीठ ने बदला। न्यायपालिका की स्वायत्तता के उपाय। न्यायपालिका की स्वायत्तता के उपाय। न्यायाधीश निडर और निष्पक्ष होकर निर्णय दे सके, इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका में सरकार हस्तक्षेप न करे। सरकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को मुक्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला, नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता क्रम और कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से नियुक्ति को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया। दूसरा, हटाए जाने के संबंध में न्यायाधीश को केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। महाभियोग लगाना टेढ़ी खीर है। तीसरा, वेतन के संबंध में वेतन संचित निधि पर भारित व्यय है, इसलिए वेतन के लिए संसद के इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और न ही उनके कार्यकाल में वेतन की कटौती की जा सकती है। चौथा, आचरण के संबंध में न्यायाधीश के आचरण पर तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती जब तक उसके हटाए जाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, अनुच्छेद 121 के अंतर्गत। पाँचवां, रिटायर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश न ही वकालत कर सकता है और न ही किसी लाभ के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताएं। आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131, अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 क, सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 और अन्य अभिलेखीय अधिकारिता अनुच्छेद 129, पुनर्समीक्षा की अधिकारिता अनुच्छेद 137। संसद अनुच्छेद 138 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताओं में वृद्धि कर सकता है। आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131, इसे मौलिक अधिकारिता भी कहते हैं। ऐसे मुकदमे या विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं और जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, आरंभिक अधिकारिता वाले मुकदमे कहलाते हैं। सभी परिसंघीय विवाद केंद्र प्लस राज्य दोनों से संबंधित इसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्य और राज्य के बीच विवाद तथा केंद्र और एक राज्य एक तरफ, अन्य राज्य दूसरी तरफ। लेकिन इस अधिकारिता के कुछ अपवाद हैं। पहला, नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 इस अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगे। दूसरा, संविधान पूर्व की गई संधियां भी इस अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगी। अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 क। पहला, संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134 क। सिविल मामलों में अपील अनुच्छेद 133 और दांडिक मामलों में अपील अनुच्छेद 134। विशेष अपील अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय अपीली अधिकारिता के माध्यम से संविधान की व्याख्या करता है, चाहे ज़मीन जायदाद से संबंधित सिविल मामला हो या फिर मर्डर का मामला हो। दोनों मामलों में यदि संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इन मामलों में सिविल मामलों में
सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है जब हाई कोर्ट ने यह प्रमाण पत्र दे दिया हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है। दूसरा, दांडिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी जा सकती है जब लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया था लेकिन हाई कोर्ट ने उसे माफ़ कर दिया था, या हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो। विशेष अपील अनुच्छेद 136। अपील का एक चैनल होता है। लोअर कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन भारत के किसी भी कोर्ट में चल रहे किसी मुकदमे के बारे में यदि सुप्रीम कोर्ट को यह पता चलता है कि इसमें संविधान का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुकदमे को बिना किसी चैनल के सीधे अपने पास सुनवाई के लिए मंगा सकता है। इसी को विशेष अपीलीय अधिकारिता कहते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन अधिकारिता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। सैन्य न्यायालय में चल रहे मुकदमे को सीधे अपील के लिए नहीं मंगाया जा सकता। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी संवैधानिक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वो सलाह देने के लिए बाध्य है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय न तो सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। पुनर्समीक्षा की अधिकारिता अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करके इसे बदल सकता है। पुनर्समीक्षा की अधिकारिता अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करके इसे बदल सकता है। अभिलेखीय अधिकारिता अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, इसीलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का साक्ष्य महत्व होता है, अर्थात इसके निर्णयों को किसी हाईकोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। रिट अधिकारिता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उपचार देने के लिए निम्नलिखित रिट या आदेश जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। बंदी को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस बंदी को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इस 24 घंटे में यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा, परमादेश मैंडेमस। हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने पद के दायित्व का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह अपने पद के दायित्व का पालन करे। तीसरा, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। हम मना करते हैं। यह रिट उस अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य कर रहा हो। इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह मुकदमा पर सुनवाई तुरंत बंद करे और मामलों को ऊपर की कोर्ट में भेजे। चौथा, उत्प्रेषण सर्शियोरेरी। मामले को ऊपर भेजो। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कोई निर्णय दिया है इस रिट के माध्यम से उस निर्णय को रद्द करके मामले को ऊपर के न्यायालय में भेजने के लिए कहा जाता है। पांचवा, अधिकार पृच्छा क्वो वारंटो। हम पूछते हैं कि आप यह पद किस अधिकार से आपने यह पद किस अधिकार से धारण किया है। यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी ने अवैध तरीके से कोई पद धारण किया है तो इस रिट के माध्यम से उसे कारण बताओ नोटिस भेजी जाती है। इस तरह इस रिट के माध्यम से पद की वैधता की जांच की जाती है।
रिटें रिटें पुलिस अधिकारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दो प्रकार की रिटें होती हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध निर्णय न दिया गया हो, उत्प्रेषण निर्णय दे दिया गया हो। और तीसरा, सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध दो रिटें होती हैं, परमादेश और अधिकार पृष्ठा। परमादेश दायित्व न पूरा करने पर, अधिकार पृष्ठा अवैध पद धारण करने पर। नोट: सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उपरोक्त पांच रिटें जारी कर सकता है। हालांकि नोट: सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उपरोक्त पांच रिटें जारी कर सकता है। हालांकि संसद अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, भाग 6, अनुच्छेद 214 से 237। हाईकोर्ट अधिनियम 1861 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में कुल 24 न्यायालय हैं। इनमें से सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर उच्च न्यायालयों की स्थापना 2012-2013 में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में आगरा में हुई। 1869 में इसे इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। इसकी एक पीठ लखनऊ में है। यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। हालांकि मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3-3 पीठें हैं। गठन उच्च न्यायालयों की स्थापना, इनकी पीठों की स्थापना तथा इनमें न्यायाधीशों की संख्या इत्यादि के बारे में कानून संसद बनाएगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को पहला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता क्रम को आधार बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह लेनी होगी। साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह लेनी होगी। दूसरा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कॉलेजियम की सलाह लेनी होगी। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। योग्यताएं 62 वर्ष से कम आयु का हो, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। हटाया जाना या महाभियोग, अनुच्छेद 217। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह ही साबित कदाचार और असमर्थता की स्थिति में संसदीय महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। सबसे पहले 1991 में न्यायमूर्ति राणा स्वामी पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। सौमित्र सेन और दिनकर जैसे न्यायाधीशों पर महाभियोग लाया गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया। कॉलेजियम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय 5 सदस्य, मुख्य न्यायाधीश +4, उच्च न्यायालय के लिए 3 सदस्य, मुख्य न्यायाधीश +2। नियुक्ति और महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। नहीं, नियुक्ति और महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, ना कि 217 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। ठीक। शपथ राज्यपाल दिलाता है। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख वेतन मिलता है। वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित व्यय होगी। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 2 वर्ष के लिए की जाती है। 2 वर्ष के बाद उसे स्थायी भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसे हाईकोर्ट का काला दाग माना जाता है, क्योंकि स्थायी बनने के लालच में अपर न्यायाधीश पक्षपात पूर्ण फैसले कर सकता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण अनुच्छेद 222।
राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन स्थानांतरण करने के लिए राष्ट्रपति को पहला कॉलेजियम से सलाह लेनी होगी। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। दूसरा, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी होगी जहां पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उस मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी होगी जहां से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हाई कोर्ट पर केंद्रीय नियंत्रण। पहला, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा, संसदीय महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तीसरा, स्थानांतरण भी राष्ट्रपति करता है। और चौथा, आयु का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। हाई कोर्ट की अधिकारिताएं। आरंभिक अधिकारिता। कुछ सिविल मामलों को छोड़कर आरंभिक अधिकारिता शून्य है। हाँ, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे न्यायालय जा सकता है, लेकिन इसे गौण आरंभिक अधिकारिता कहा जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाया जा सकता है। अपीलीय अधिकारिता। सिविल और दांडिक दोनों मामलों में लोअर कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। रिट अधिकारिता। अनुच्छेद 226। हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक और विधिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। अधीक्षण की अधिकारिता। अनुच्छेद 227। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की कार्यवाहियों का सुपरविज़न करता है। नियंत्रण की अधिकारिता। अनुच्छेद 235। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण, छुट्टी, भर्ती इत्यादि पर नियंत्रण करता है। अधीनस्थ न्यायालय। हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति करता है। जिला जज बनने के लिए 7 वर्ष की वकालत जरूरी है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ जजों की नियुक्तियां न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ जजों की नियुक्तियां न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परिसंघीय न्यायालय है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परिसंघीय न्यायालय, अनुच्छेद 131 केवल सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट केंद्र राज्य विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता। दूसरा, अपीलीय न्यायालय है, दोनों हैं। तीसरा, सलाहकारी न्यायालय है, अनुच्छेद 141 केवल सुप्रीम कोर्ट है। चौथा, अभिलेखीय न्यायालय, दोनों हैं, क्योंकि हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 225 के अनुसार अवमानना के लिए दंड दे सकता है और इसके निर्णयों का भी साक्ष्य महत्व होता है। पाँचवां, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 232 के अंतर्गत हाई कोर्ट। छठवां, संविधान का संरक्षक है। संविधान की रक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन से की जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों की है। सर्वाधिक आरंभिक अधिकारिता है सर्वाधिक लोअर कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को। न्यायिक पुनर्विलोकन। यदि संसद या सरकार का कोई कार्य संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय ऐसे कार्य या कानून को विधि शून्य घोषित कर देगा। न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। इस तरह न्यायालय इस शक्ति के द्वारा सरकार को संविधान की सीमा में रहने के लिए बाध्य करके संविधान की रक्षा करता है। इसलिए न्यायालय को संविधान का संरक्षक या कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, अर्थात दोनों क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा की व्याख्या करके इसे विधि शून्य घोषित कर सकते हैं। लोअर कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसी एक अनुच्छेद में नहीं है, यह कई अनुच्छेदों में है। पहला, अनुच्छेद 13, यदि संसद की कोई विधि किसी मौलिक अधिकार को छीनती है तो न्यायालय ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 137, न्यायालय अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करके इसे बदल सकता है। तीसरा, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत।
इसकी विस्तृत व्याख्या संशोधन वाले चैप्टर में कीजिए। ठीक है। लोकहितवाद या जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। गरीबों को सस्ता, सर्वसुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए 1980 के दशक में जनहित याचिकाओं का प्रचलन हुआ। इन याचिकाओं को शुरू करने का श्रेय PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को जाता है। न्यायालय का सामान्य नियम यही है कि जो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगा, न्याय उसी को मिलेगा। इस नियम के कारण गरीबों और महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक कारणों से न्यायालय नहीं जा सकते थे। जब से जनहित याचिकाओं का प्रचलन हुआ है, यह स्थिति बदल गई है। गरीबों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की सूचना कोई व्यक्ति या संस्था पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायालय को दे देती है, तो यही पोस्ट कार्ड याचिका बन जाता है। इसी याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। इस याचिका के द्वारा दायर किए गए मुकदमों को लोकहितवाद कहा जाता है। ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिए एक वकील सरकार उपलब्ध कराती है, कोई कोर्ट फीस भी भरनी नहीं होगी। जनहित याचिका के निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, जनहित याचिका का वही मामला शामिल होगा जिसमें सार्वजनिक हित छिपा हो। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार जनहित याचिका दायर नहीं जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता। तीसरा, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। चौथा, जनहित याचिका का कोई संवैधानिक आधार तो नहीं है, यह न्यायिक व्याख्या पर ही आधारित है, लेकिन ठोक पीटकर अनुच्छेद 32 को इसका आधार माना जा सकता है, क्योंकि जनहित याचिका के अधिकांश विषय अनुच्छेद 21 जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं पर अत्याचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। यह शब्द संविधान में नहीं है। जब से जनहित याचिकाओं का प्रचलन हुआ है, तब से न्यायालय ऐसे मुकदमे में विशेष रुचि और सक्रियता दिखाने लगा है। न्यायालय की इसी सक्रियता को न्यायिक सक्रियता कहा जाने लगा। लेकिन न्यायालय आज अति सक्रियता दिखाने लगा है। वह विधायी, कार्यपालिकी क्षेत्र में हस्तक्षेप तो करने लगा ही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहा है। इससे संविधान का संतुलन चक्र बिगड़ रहा है, जबकि स्वयं न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है। केंद्र सुधारात्मक याचिका, अनुच्छेद 142। हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय हमें एक और मौका देता है। हम सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाने के लिए पुनर्याचिका दायर कर सकते हैं। इसी पुनर्याचिका को सुधारात्मक याचिका कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, भाग 8, अनुच्छेद 239। कुल सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संसदीय कानूनों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति करता है। इन प्रदेशों का प्रशासन करने के लिए राष्ट्रपति अपने एजेंट के रूप में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। इन प्रशासकों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहला, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त या हाई कमिश्नर कहा जाता है। दूसरा, दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अन्य राज्यों में प्रशासक ही कहा जाता है। तीसरा, किसी राज्य के राज्यपाल को बगल वाले केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य राज्यों की तरह विधानसभा और राज्य सरकार का गठन किया जा सकता है। जैसे पहला, 14वें संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी में विधानसभा और राज्य सरकार का गठन किया गया। दूसरा, 69वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 क और ख के अंतर्गत दिल्ली में राज्य सरकार और विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया। तीसरा,
70वें संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेने का मौका भी दिया गया। चौथा, यदि दिल्ली या पांडिचेरी की विधानसभा सत्र में न हो तो प्रशासक अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। पाँचवां, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। यदि राष्ट्रपति के कानून का किसी केंद्रीय कानून से टकराव होता है तो प्राथमिकता राष्ट्रपति के कानून को दी जाएगी। स्थानीय स्वशासन भाग 9 अनुच्छेद 243 क से घ और छ। स्थानीय स्वशासन भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद क से घ और छ। स्थानीय स्वशासन पंचायतें, गांव और नगर पालिकाएं, नगर। स्थानीय स्तर पर लोगों को सत्ता में भागीदारी देना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है, अर्थात निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही स्थानीय स्वशासन है। भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़ें बड़ी प्राचीन हैं। प्राचीन काल में यह चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता हुआ करता था। आधुनिक काल में इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की, इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय स्वशासन की स्थापना के लिए एक लंबा प्रयास करना पड़ा। इन प्रयासों के क्रम में पहला 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता अमेरिका ने उपलब्ध कराई। यह अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पर आधारित था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। यह कार्यक्रम ब्लॉक के अधिकारी BDO की देखरेख में शुरू किया गया। इसी कारण भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। दूसरा, आगे चलकर 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, अर्थात स्थानीय स्तर पर सत्ता को 3 स्तरों में बांट दिया गया। पहला, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत प्रधान, दूसरा क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख और तीसरा जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष। इसी त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण को पंचायती राज कहा गया। इसी पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर से की। इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, अंततः पूरे देश में लागू किया गया। इसीलिए बलवंत मेहता को पंचायती राज का शिल्पी या जनक कहा जाता है। लेकिन यह पंचायती राज सफल नहीं हुआ क्योंकि तमाम राज्यों ने इन्हें लागू नहीं किया। जिन राज्यों ने लागू भी किया उन्होंने निश्चित अंतराल पर चुनाव नहीं कराए और न पंचायतों को कोई वित्तीय शक्ति दी। तीसरा, इसकी असफलता को देखते हुए 1977 ईस्वी में जब जनता सरकार आई तो उसने अशोक राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने द्विस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। पहला, कई गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला पंचायत। लेकिन अशोक राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 1985 ईस्वी में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए JVK राव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण की आवश्यकता को बताया। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए सुझाव देने हेतु संघवी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए इन्हें संवैधानिक दर्जा देकर अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रारूप बनाने हेतु 1989 ईस्वी में थुंगन समिति का गठन किया गया। इन्हीं दोनों समितियों की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे 1 जून 1993 ईस्वी को लागू किया गया। 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को उस अंतिम तारीख के रूप में निर्धारित किया गया जिस तारीख तक सभी राज्य अनिवार्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर देंगे। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का प्रारूप। पहला, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया गया, लेकिन जिन राज्यों की आबादी 30 लाख से कम है वहाँ केवल 2 स्तर ही होंगे, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। दूसरा, 73वें संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों को कुल 29 प्राधिकार दिए गए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पेयजल इत्यादि। तीसरा, तीनों स्तरों पर महिलाओं की 1/3 तीनों स्तरों पर महिलाओं को 1/3 1/3 आरक्षण दिया गया। अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। OBC का आरक्षण राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया गया, अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत। चौथा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात भी की गई। यह वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग से स्वतंत्र होगा। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल इसका गठन करेंगे। यह राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन की सिफारिश करेगा, अनुच्छेद 243 झ। लेकिन यहाँ यह स्मरण होना चाहिए कि केंद्रीय वित्त आयोग भी पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन कर सकता है। पाँचवां, पंचायतों का नियमित अंतराल पर चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। यह राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से या रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, अनुच्छेद 243 ट।